हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है UNRWA के बारे में। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसके बारे में बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडी कौन सी है, इस बॉडी का क्या भारत मेंबर है या नहीं है, और साथ ही इस बॉडी को कब इस्टेब्लिश किया गया था और ये कार्य क्या करती है। तो नाम से ही आपको पता है कि ये रिलीफ एंड वर्क का कार्य करती है। तो कहीं पे भी रिलीफ या वर्क की बात कब आती है, या तो वहाँ पे कोई आपदा आ जाए और या तो वहाँ पे युद्ध की स्थिति हो, तभी ऐसी स्थिति होती है। चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए क्योंकि इजराइल ने इसके साथ जो समझौता किया हुआ था उस समझौते को कैंसिल कर दिया है। वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के आसपास के जो देश हैं, खास तौर पे गाजा स्ट्रिप हो, लेबनान हो, है ना, या जॉर्डन हो, यहाँ पर जब इजराइल हमला करता है या वो लोग जब इजराइल पे हमला करते हैं तो एक युद्ध में एक मानवता होती है। कहने का मतलब युद्ध दो तरीके के होते हैं। एक होता है अमानवीय कि जिसको देखो उसको मार दो, हॉस्पिटल हो उस पर हमला कर दो, है ना। लेकिन जब युद्ध में एक मानवता होती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि बच्चों को नहीं मारना है, महिलाओं को नहीं मारना है और किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल पे हमला नहीं करना है। और साथ ही जो लोग रिलीफ दे रहे हैं, चाहे वो कोई एनजीओ हो या कोई बॉडी हो या वो पत्रकार हो, उन पर हमला नहीं करना है। और ये दोनों लोगों पे लागू होता है, ठीक है। बट इजराइल ने क्या किया है कि अब इस रिलीफ बॉडी को पूरी तरीके से बैन कर दिया। कह दिया कि अब आप गाजा पट्टी में भी जाके रिलीफ नहीं दे सकते। पहले देने की परमिशन थी, लेकिन अब इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, तो इसलिए चर्चा में है। अब आपके मन में आएगा कि सर गाजा पट्टी कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, और प्रश्न कैसा बनेगा। तो सामान्यतया जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा लोकेशन को लेके, और लोकेशन इजराइल की नहीं, क्योंकि इजराइल की तो हर कोई पढ़ रहा होगा। लोकेशन जो आपसे पूछी जाएगी वो मिडिल ईस्ट की पूछी जाएगी, खास तौर पे इजराइल के बाद वाले या इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं। और उसमें भी आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो शहरों के नाम पे आ सकता है कि इनमें से कौन सा शहर इराक में है, कौन सा ईरान में है, कौन सा लेबनान में है ना। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता हो, तो ये बेसिक चीज़ें हम आपको वैसे मेनली कवर कराएंगे अपनी मैपिंग की क्लास में। अभी बस हम आपको एक बेसिक दिखा देते हैं कि इजराइल कहाँ पे है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है, लेबनान कहाँ पे है, इराक या ईरान कहाँ पे है, ठीक है। बाकी आपके पास मैप होगा ही। तो ये हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत से हम नॉर्थ वेस्ट की ओर चलेंगे, और जो ही नॉर्थ वेस्ट की ओर चलेंगे तो ये हमारा रेड सी है। रेड सी से जो ही आप ऊपर आएंगे तो मेडिटेरियन सी से लगता हुआ हमें यहाँ पे देश मिलेगा इजराइल, ठीक है। एक छोटा सा देश है, मतलब पहले बिल्कुल छोटा सा था, अब काफ़ी ये बड़ा हो गया। तो मैं इसकी पहले सनलाइट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये इराक है। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इनमें से कौन सा शहर सीरिया का है, कौन सा लेबनान का है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दामस्क जो शहर है वो सीरिया का है। अब यहाँ पे बॉर्डर भी आपको दिखना चाहिए कि क्या इजराइल की सीमा लेबनान से लगती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे अफगानिस्तान के बारे में पूछा है ना कि इनमें से किन किन देशों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख लेना कि इजराइल की सीमा किससे लगती है, तो आपको पता चलेगा जॉर्डन से भी लगती है, ठीक है। आपको पता चलेगा लेबनान से भी लगती है, सीरिया से भी लगती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी ये सिनाई पेनिनसुला है, आपको पता है, ठीक है। और यहीं से स्वेज कैनाल गई है। और यहाँ पे जो बच्चे, पिछली बार मैंने क्वेश्चन पूछा था लाल सागर को लेकर, तो उन बच्चों को ये पता नहीं रहता कि क्या इजराइल की सीमा लाल सागर से लगती है। तो आप ये देखो, यहाँ पे मुंह खुला हुआ है ना, ये लाल सागर से ही है, समझ गए। तो ये याद रखना आप, ये गल्फ ऑफ अकाबा है जो कि लाल सागर से लिंक होती, तो इसकी भी सीमा लाल सागर से लगती है। देखो ये यहाँ पे खुल गया ना, सरमल शेख से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बाकी हम आपको जब मैपिंग की क्लास कराएंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में आपको पूरी तरह से कवर कराएंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वही बातें यहाँ पे लिखी हैं कि इजरायली संसद ने कानून पारित किया है और इसके काम को मतलब मनाही की है।
अब प्रश्न आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और किस लिए हुई थी। तो इसकी स्थापना 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद हुई थी, 8 दिसंबर 1949 को। ठीक है, मतलब जब भारत का संविधान भी नहीं बनकर तैयार हुआ था। क्लियर। हालांकि आपको ये पता है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो ये डेटें देखो हैं, याद रखना। ठीक है, तो बाकी आपसे नहीं पूछेगा कि 302(4) है या 302(5) है। आपको बस इतना पता हो कि हाँ 8 दिसंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो गया था और 1950 से इसका कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, ये करता क्या है? ये करता है फिलिस्तीनी जो शरणार्थी हैं उनको मदद देता है। ठीक है, और ये मदद कौन देते हैं? संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं, जैसे भारत भी है तो भारत स्वैच्छिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में पैसा देता है, संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को देता है। ठीक है, क्या क्या इसमें मिलता है ये आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो आर्टिकल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि करंट में आप देखोगे तो आपके मन में आ जाएगा कि सर UNRWA बॉडी के बारे में आपने पढ़ाया ही नहीं, तो इसलिए मैं बस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे और ना ही आप इसको याद रखिएगा, बस जान जाओ कि हाँ ये एक बॉडी है। और एक और बात, ये काम किसके लिए कर रही? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए, पूरे विश्व के लिए ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, बाकी आप चाहे तो इसको बेसिक रूप से पढ़ लेना। देखो मैंने हमेशा आपको एक चीज़ सिखाई है कि करंट अफेयर्स में ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर चीज़ पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि अफेयर कराना आना चाहिए। अफेयर किससे? सब्जेक्ट से। जीएस के जो सब्जेक्ट हैं, अफेयर किससे? जो बैक ईयर के क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखकर अपकमिंग जो क्वेश्चंस हैं उन पे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ो और हर लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला हमारा आर्टिकल है हो जनजाति के बारे में, हो जनजाति भाषा के बारे में। आपसे ये तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि हो जनजाति भाषा झारखंड की है, कहाँ की है। आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो 8वीं अनुसूची को लेकर पूछा जा सकता है, और वैसे भी इसमें क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है, तो आपको बस बेसिक पता हो कि जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भारत में भाषा से। ठीक है, भाषा से। ठीक, अब भाषा में भी क्या है कि जब संविधान बना था तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14। बाद में इसमें 3 अमेंडमेंट होते हैं, 21, 71 और 92। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 21, 71 और 92। 21 के तहत केवल एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। ठीक है, और 71 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली। मैंने इसको याद किया है कोमनी के रूप में, ठीक है, या कामनी के रूप में, मतलब निमोनिक्स बना के। ठीक है, और 4 भाषाएं जोड़ी गई 92 के अंतर्गत। इसको मैंने याद किया बोर्ड मास के तहत। ठीक है, पहली बोडो, फिर डोगरी, ठीक है, फिर मैथिली और संथाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मास्टर ने इसलिए तो नहीं लिखाया होगा कि 21, 71, 92 याद कर लेना, कोई तो वजह होगी। तो जी हाँ, मेरे दिमाग में क्या आया है कि अगर मैं परीक्षक हूँ, ठीक है, और मुझसे कहा जाए कि अब आप इन भाषा पे आधारित होकर एक कोई प्रश्न बना दीजिए, तो मैं सीक्वेंसिंग वाला प्रश्न बना सकता हूँ। साथ ही मैं ये भी बना सकता हूँ क्या अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल है कि नहीं है। मैं ये भी बना सकता हूँ इनमें से कौन सी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत आती है। ठीक है, मैं ये भी बना सकता हूँ कि इनमें से किस संशोधन का संबंध भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, और मैं ये भी बना सकता हूँ कि इनका सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस का मतलब आपको दे दूँ कि संस्कृत है ना, सिंधी, कोंकणी और मैथिली, इनमें बताइए कौन सबसे पहले आई, कौन सबसे बाद में आई, या घटते क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए। तो आप तभी बता सकते हो जब आपको पता हो। तो आपको पता होगा कि सिंधी 21 में आई तो ये पहले आई होगी, 71 में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी आई तो ये उसके बाद आई होगी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली उसके बाद आई तो उसके बाद होगी। मतलब इसके बाद तो कोई भाषा आई नहीं, तो कॉमन सेंस लगाओ, संस्कृत सिंधी से तो पहले होगी। ठीक है, और अंग्रेजी का हमारी इस भाषा में शामिल है ही नहीं। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता हो। बाकी आपको याद नहीं रखना है कि झारखंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना है तो आप इन चीज़ों को यहाँ से स्किप कर सकते हो। झारखंड का अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो
तो आपसे गहराई में पूछा जा सकता है कि हो, मुंडा, कोला, कोल आदिवासी समुदायों के द्वारा बोली जाती है, किन के द्वारा ये भाषा बोली जाती है, ठीक है। लेकिन यदि यूपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको ये चीज़ें पता हो। बाकी मैंने बता दिया कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें शामिल हैं। तो 22 भाषाएं आपको पता है, 14 मूल रूप से थीं, 8 बाद में जोड़ी गई, 21 से 1, 71 से 3 और 92 से 4, ठीक है। तो 4 3 7 1 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो संस्कृत तो शामिल है, लेकिन क्या कहीं पे इंग्लिश शामिल है? तो आप देखोगे इंग्लिश नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है भाषा पे ही, क्या कि इन 22 भाषाओं में से कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। इन 22 भाषाओं में से कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जिनको प्राप्त है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में इन 22 भाषाओं में से छांट कर बताइए कि कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं और कौन सी ऐसी भाषा है जो राजभाषा में तो शामिल है, ठीक है, लेकिन शास्त्रीय भाषा में नहीं है। या आप कह सकते हो शास्त्रीय भाषा में शामिल है, राजभाषा में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुना आपने कि आपको ये बताना है कि इन 22 भाषाओं में से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि इनमें से क्या कोई ऐसी भी भाषा, शास्त्रीय भाषा में क्या कोई ऐसी भी भाषा है जो इन 22 में शामिल ना हो, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। पता क्या है, गूगल करो, सर्च करो, ठीक है, और उत्तर दो, लेकिन देना चाहिए उत्तर, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है हमारा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आप याद कर लेना कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा क्या है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में। एनालॉग का मतलब क्या होता है? एनालॉग का तो ऐसे कई मतलब होते हैं साइंस की, फिजिक्स की भाषा में, विद्युत से रिलेटेड, तरंग से रिलेटेड, लेकिन आपको नहीं समझना है। आपको बस इसके इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन समझना है कि एनालॉग का मतलब होता है अनुरूप, और अनुरूप को और सरल भाषा में कर दो तो जैसा, जैसा का मतलब एज इट इज, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है अनुरूप, ठीक है। अब मैंने ये शब्द यूज किया एनालॉग, अनुरूप, जैसा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई चीज़ होगी जो किसी की कॉपी होगी, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ होगी जो किसी की कॉपी होगी, या आप कह सकते हो कि प्रतिकृति होगी, मतलब फोटोकॉपी एक तरीके से होगी, ठीक है। तो अब ये किस चीज़ की फोटोकॉपी होगी? अंतरिक्ष मिशन से रिलेटेड। तो किस चीज़ का अंतरिक्ष मिशन? ये वास्तव में जो मिशन है ये आपको ये एहसास दिलाएगा कि मंगल की धरती कैसी है, मंगल का एनवायरनमेंट कैसा है। ये आपको पूरी तरीके से एहसास दिलाएगा कि चंद्रमा में आप कैसा फील कर सकते हो। कहने का अर्थ ये है, एक तरीके का ये प्रोटोटाइप है जो उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो आगे चल के मंगल पे जाने वाले हैं, या उनके लिए फ़ायदेमंद होगा जो मंगल पे अपनी बस्तियां बसाने वाले हैं। उनको यहाँ पर रहने के लिए, ठीक है, हैबिचुअल किया जाएगा, मतलब उनको उसी के हिसाब से ढाला जाएगा, अनुकूलित किया जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो एनालॉग मिशन क्या करता है, एक तरीके का एक कमरा होता है, एक टेंट होता है जिसके अंदर व्यक्ति को डाला जाता है और उसको ऐसा फील कराया जाता है कि वो मंगल में रह रहा है। तो जब वो मंगल में रह रहा है तो उसको कैसे सरवाइव करना है, कैसे वहाँ की प्राकृतिक घटनाओं से अपने आप को मतलब रूबरू कराना है, तो उस चीज़ के बारे में, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, तो इन्हीं चीज़ों का आप यहाँ पे बेसिक में पढ़ो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रही, अंतर्ग्रही का मतलब मंगल और चंद्रमा जैसे जो ग्रह हैं उनके लिए, मतलब ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? लेह और लद्दाख में, या कहें लेह लद्दाख में। अब लेह लद्दाख में क्यों शुरू किया गया? क्योंकि लेह लद्दाख का जो टेरिटरी है या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एज इट इज चंद्रमा और मंगल की तरह है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे किया गया। बाकी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं कि इसका पर्पस क्या है, कि आवास स्थितियों का अनुकरण करना, कि जैसे वहाँ पे लोग रहेंगे, है ना। ये मिशन मंगल और चंद्रमा पर चरम स्थितियों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भारत अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को बढ़ा सकेगा। देखो यही होता है कि आपको जब एक बार पूरा कोर पता चल जाए ना,
तो इतनी लाइनें फिर वेस्ट हो जाती हैं। आपको एक लाइन में पता चल गया है कि हाँ, आवास स्थितियों का अनुकरण या व्यक्ति को अनुकूलित करना, ठीक। तो अब आप हर चीज़ का उत्तर निकाल सकते हो। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब किस किस ने इस मिशन में सहयोग किया है। तो आका स्पेस स्टूडियो है। आका के बारे में जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इस स्पेस स्टूडियो का काम ही यही है कि पृथ्वी में एज इट इज जैसा हमारे स्पेस में है वैसी स्थितियां उपलब्ध कराना। जैसे आप, छोटी सी बात है कि आप जब फिल्में देखते होगे, ठीक है, तो फिल्में रोड पे तो बनती नहीं है, पहले बनती थी सड़क पे, रोड पे, ठीक है, किसी शहर में, किसी गांव में। अब नहीं बनती हैं फिल्में। अब कहाँ बनती हैं? जैसे रामोजी जैसा जो फिल्म सिटी है, ठीक है, उसके अंदर बनती, वहाँ पे ट्रेनें भी होती हैं, शहर भी होते हैं, गांव भी होते हैं, सब होते हैं, ठीक। तो वैसा ही आका स्पेस स्टूडियो का काम है कि जैसा रामोजी फिल्मों के लिए चीज़ें उपलब्ध कराता है, वैसा आका स्पेस स्टूडियो क्या करता है कि ये बड़ी बड़ी अंतरिक्ष कंपनियों को एक तरीके का स्टूडियो उपलब्ध कराता है, ठीक है। लद्दाख यूनिवर्सिटी भी शामिल है और आईआईटी बॉम्बे भी इसमें शामिल है। बाकी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। विशेषताएं क्या होंगी? तो अब देखो, यहाँ पे पूरी साइंस की भाषा दी गई है, ठीक, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक चीज़ें बता रखी हैं कि क्या है कि मानव केंद्रित प्रोटोटाइप है, तो इसमें वो सारी चीज़ें होंगी ना जो स्पेस में होनी होंगी। जैसे एक्स्ट्रा व्हीकुलर गतिविधियाँ, मतलब पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में अंतरिक्षयान के बाहर अंतरिक्ष यात्री कैसे कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, मतलब हाइड्रो का वर्ड आ गया तो इसका क्या मतलब होगा? जल से संबंधित परेशानियों को कैसे ध्यान में रखा जाए, पर्यावरण को कैसे निगरानी की जाए, ये बेसिक चीज़ों की यहाँ पे बातें की जाएंगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें बनाई गई। अब आप इन चीज़ों को पढ़ लो कि सर्केडियन प्रकाश व्यवस्था क्या है, कि अंतरिक्ष यात्रियों के सोने जागने के पैटर्न का समर्थन करने के लिए प्राकृतिक दिन के प्रकाश चक्रों का अनुकरण करती है ना। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ताज़ा भोजन उत्पादन का समर्थन करती है ना। हाइड्रोपोनिक्स खेती भी हमारे यहाँ होती है, आपने देखा होगा कि लोग अब घरों में ही खेती उपज कर लेते हैं, ठीक है। या इसका सीधा सा, मुझे सबसे सरल एग्जांपल जानते हो कहाँ दिखता है हाइड्रोपोनिक्स का? जब आपके घर में नवरात्र वगैरह होते हैं ना, तो जब आप कलश को इस्टेब्लिश करते हो तो वहाँ पे जो गेहूं के दाने डालते हो, ठीक है, तो उसमें जब गेहूं बढ़ते हैं वो 9 दिन में, वो एक तरीके का हाइड्रोपोनिक्स ही होता है, हालांकि वहाँ मिट्टी का उपयोग करते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो, और सरल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जो चने होते हैं ना, काले वाले चने, देसी चने जो सुबह खाए जाते हैं कच्चे, ठीक है, उनको रात में जब आप फुला देते हो और 1 दिन 2 दिन बाद जब कपड़े में बांध के उनको निकालते हो तो उसमें अंकुरण आ जाता है। वो अंकुरण एक तरीके का हाइड्रोपोनिक्स ही है, तो ताजगी आपको फील कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता, बाकी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। लद्दाख ही क्यों, ये चीज़ें मैंने आपको बताई रखी हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं देखना है। ये सारी चीज़ें देखो आप पढ़ लेना, क्वेश्चन के रूप में नहीं आएंगी, तो इसलिए यहाँ पे इतना अपना दिमाग दौड़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब नासा क्या कह रहा है ये भी आपको नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। ये मैंने देखो इसलिए दे देता हूँ ताकि आप एक बार खुद से भी पढ़ लो और पढ़ने के बाद आप बेफिक्र हो जाओ कि बताओ हम कितनी चीज़ें फालतू में पढ़ते हैं और हमारे देश के जो जो अध्यापक हैं वो कितनी चीज़ें बेवजह हमको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट के बारे में। आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो आपको पता हो एडीबी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब एशिया जो प्रशांत का रीजन है वो कुछ इस तरीके का, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जहाँ एशिया का भी हिस्सा मिलता हो और पैसिफिक का, मतलब वेस्टर्न अमेरिका और ईस्टर्न आपका इंडिया का हिस्सा या ईस्टर्न चाइना, इन सारे देशों का हिस्सा, या आसियान कंट्री जो होते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। तो एशिया, इसको कौन जारी करता है? एडीबी, मैंने बताया है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा, या कहें एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो हो सकता है फिर से क्वेश्चन पूछ ले कि इसका गठन कब हुआ, तो 1966 में हुआ था। कैसी बैंक है? क्षेत्रीय विकास बैंक। क्षेत्रीय का मतलब एशिया और पैसिफिक के जो रीजन है वहाँ पर डेवलपमेंट की बात करती है, ठीक। कितने इसमें मेंबर हैं? 69 मेंबर हैं। क्या सारे के सारे मेंबर एशिया के हैं? तो नहीं, ये ध्यान रखना, 49 मेंबर एशिया के हैं और बाकी
20 मेंबर किसके हैं, वो पैसिफिक रीजन से हैं। ठीक, क्या भारत इसका सदस्य है, तो जी हाँ, भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है और चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। मतलब इस बैंक में जो शेयर हैं, मान लो अगर 100 रुपये हैं और सबने पैसे लगाए हैं, तो उनमें चौथे नंबर पे जिसने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए वो भारत है। ठीक है, भारत से आगे भी कई सारे लोगों ने पैसे लगाए, लेकिन कर्ज के मामले में भी ये नंबर 1 पे है। ठीक है, सबसे बड़ा कर्जदार है। ठीक, बाकी आपको याद नहीं रखना। अब काम क्या करेगी बैंक का, काम क्या होता है, ठीक है, कहीं डेवलपमेंट लाना, गरीबी समाप्त करना, है ना, इन चीज़ों के लिए। हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ है, तो बता देना मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, ये फिलीपींस है, और जो मैंने अभी आपको बताया था इजराइल वाला, वो फिलिस्तीन है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, वो स्तीन है, ये पीन्स है। ठीक है, या उसको पैलेस्टीन भी बोलते हैं, इसीलिए उसको पैलेस्टीन बोलते हैं, ताकि बच्चा फिलीपीन से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी ये इंग्लिश में, इसको मैंने हिंदी में ऑलरेडी आपको कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके के सदस्य देश हैं। ठीक है, येलो कलर में जितने हैं, ठीक, तो आप देख सकते हो। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है महामारी निधि योजना के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि महामारी है। महामारी का मतलब क्या है कि कोई बीमारी होगी, है ना, जो बहुत भयंकर रूप में फैलेगी, जिसमें से आप नाम जानते ही हो कोविड का, बाकी चाहे कुछ जानते हो ना जानते हो, ना कोविड का जानते हो। ठीक है, तो जैसे कोविड जो बीमारी है उसने इंसानों को परेशान किया, उसी तरीके से जो पशु होते हैं उनको भी कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा लंपी वायरस, ठीक है, लंपी डिजीज, है ना, आपने देखा होगा जानवरों के फोड़े टाइप के निकल आते हैं, सूजन हो जाती है। ठीक है, खुरपकवार, है ना, जानवरों को मतलब अचानक ऐसे ही मौत होने लगती है। ठीक है, दूध कम देने लगती, काफ़ी सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो ऐसी ही कोई महामारी जो बीमारी होगी, वो जब ऐसे फैलेगी तो उससे कैसे बचाव किया जाए, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की जाए, पशुओं के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जाए, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए, वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत की है। और ये 25 मिलियन डॉलर की परियोजना है। कब बनाई गई, 25 अक्टूबर 2024, मतलब अभी की है। ठीक है, इसलिए चर्चा में। क्लियर, तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जरूर जा सकता है कि इसमें पैसा कहाँ से आ रहा, तो G20 महामारी जो कोष बना था उसके द्वारा 25 मिलियन डॉलर आ रहा है, जो कि 2026 तक इसका यूज किया जाना है, खर्च किया जाना है। ठीक है, अब ऐसे ही जो होते हैं ना, इन्हीं में भ्रष्टाचार होता है खूब कस के। ठीक है, जूनोटिक का मतलब क्या होता है, जो पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां होती, जैसे कोविड-19, है ना, लोग कहते हैं चमगादड़ से फैली है। ठीक, कौन कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और FAO, मतलब खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन वही है बेसिक, कि इसके कार्य क्या होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, और ना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कितने रुपए, कब तक खर्च होने। ठीक है, बाकी आपसे नहीं याद रखना है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। आज इतने ज़्यादा आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं थे, केवल आपकी 8वीं अनुसूची वाला ही आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बाकी ADB वाला नाम मात्र का है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने 7 नवंबर के आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।